going to discuss the topic of cell division and the process of mitosis. सेल डिवीजन क्या होती है ये हम इसमें डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक सेल, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। सेल थ्योरी का जो थर्ड पॉइंट है वो हमें ये बात बताता है कि कोई भी नया बनने वाला सेल खुद से फॉर्म नहीं हो सकता जब तक कि एक पिछला सेल या कोई भी सेल डिवाइड नहीं हो जाता दो डॉटर सेल्स में या फिर डॉटर सेल्स में, क्योंकि मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है तो इसलिए हम इसको सिर्फ 2 में स्पेसिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एक नया बनने वाला सेल हमेशा किसी पिछले सेल की वजह से फॉर्म हुआ होता है। तो इसी वजह से सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए और एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन के लिए भी। अभी हम ये डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि दो सेल डिवीजन के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है हम उसे क्या कहते हैं और उसमें क्या होता है। उस टाइम पीरियड को हम इंटरफेज कहते हैं और इंटरफेज एक ऐसा फेज है जो कि खुद 3 फेजेस में डिवाइड हुआ है। इस फर्स्ट फेज इज कॉल्ड द G1 फेज और द ग्रोथ 1 फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में 3 तरह के काम होते हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ भी किस तरह की, यानी कि एक तो सेल की नॉर्मल ग्रोथ होगी, इसके अलावा एंजाइम्स बनेंगे और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी और वो तमाम सब्सटेंसेस जो कि आगे सेल को डिवीजन के लिए चाहिए, सेल की डिवीजन में जो काम आएंगे वो तमाम सब्सटेंसेस इस G1 फेज में बनते हैं। इसके अलावा सेकंड का काम होता है इस फेज में वर्किंग। सेल की जो नॉर्मल वर्किंग होती है, नॉर्मल वर्किंग डिपेंड किस चीज़ पर करती है? एक बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं और वो डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो एक सेल का जो भी फंक्शन है वो उसे परफॉर्म करेगा, उसके ऑर्गेनल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेट ऑफ डिवीजन, यानी कि वो कैसे डिवाइड हो रहा है या क्या डिवीजन का काम चल रहा है, वो अपना काम करेंगे। और इसके अलावा उसमें ग्रोथ होगी। और द थर्ड थिंग है प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन, यानी कि वो अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करते रहते हैं। तो ये G1 फेज था। अब G1 फेज किस तरह से होगा ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि टेम्परेचर। फर्स्ट इज टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए सेल की डिवीजन के लिए या सेल की ग्रोथ के लिए। या अभी ग्रोथ फेज से हम गुजर रहे हैं, तो अगर अच्छी ग्रोथ होगी तो हमें एक अच्छा बेहतरीन जो सेल के लिए बेहतरीन हो वो टेम्परेचर चाहिए, हमें न्यूट्रिएंट चाहिए वही वाले, और तभी हमारा सेल एक फास्ट रेट पर या एक नॉर्मल रेट पर, क्योंकि हमें नॉर्मल रेट चाहिए, फास्ट नहीं नॉर्मल रेट चाहिए, उससे अपनी ग्रोथ को कंप्लीट करेगा। G1 फेज के बाद जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज क्या है? सेकंड फेज में एंटर होने से पहले सेल के पास 2 ऑप्शंस होते हैं या कह लें 2 पाथ्स होते हैं। एक तो S पाथ होता है, दूसरा G0 पाथ कह लें। इस पाथ में एक रेगुलेटर मौजूद होता है, एक फैक्टर होता है, या बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन हम उसको अभी एक ही फैक्टर कंसिडर करेंगे बिकॉज वो रोकता है, रेगुलेट कर रहा है। वो रेगुलेटर क्या काम करता है? यहाँ पे वो रेगुलेटर मौजूद है। वो रेगुलेटर क्या काम कर रहा है कि वो चेक करता है कि सेल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका है, सेल अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर चुका है, वो डिवीजन के लिए तैयार है कि नहीं है। या थर्ड चीज़ होती है कि सेल का DNA किस पोजीशन में मौजूद है। अगर उसकी ग्रोथ कंप्लीट नहीं होगी, यानी कि वो तमाम फैक्टर्स मौजूद नहीं है सेल में, वो एंजाइम्स या जो चीज़ें फैसिलिटेट करेंगी DNA एप्लीकेशन में, तो वो उसको वहीं रोक देगा, उसको इस फेज में डाल देगा G0 में, उसको S फेज में जाने नहीं देगा। S फेज इज कॉल्ड द सिंथेसिस फेज, तो उस फेज में सेल नहीं जा पाएगा। अगर इसके अलावा हमने सेकंड क्या चीज़ डिस्कस की थी कि उसमें DNA किस कंडीशन में, DNA का कंडीशन ये होता है कि अगर DNA डैमेज हो गया और सेल ने डिवाइड कर लिया तो अब क्या होगा, एक गलत इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसफर होने लगी है, यानी कि एबनॉर्मल सेल बनने वाला है। एबनॉर्मल सेल क्या होता है? कैंसर सेल होता है। तो
ये रेगुलेटर एक तरह से कैंसर सेल्स की फॉर्मेशन को भी रोकते हैं, और अगर सेल डीएनए डैमेज हो चुका है तो उसे इस फेज में डाल देंगे। और इस फेज में जाने का मतलब ये नहीं कि अब सेल किसी काम का नहीं रहा, बल्कि ये फेज क्या करता है, नॉर्मल वर्किंग, जो भी सेल का काम है, जो उसकी नॉर्मल वर्किंग है, वो उसे परफॉर्म करेगा। लेकिन ये फेज जो है वो एक तरह का रेस्टिंग फेज कहलाता है, रेस्टिंग स्टेज कहलाती है, डॉर्मेंट स्टेज होती है, जिसमें सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई काम नहीं परफॉर्म करता, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। और जो दूसरा फेज है सिंथेसिस का, उसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होती है, डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। एंड थर्ड फेज इज, इसमें बस इतना ही काम होता है कि डीएनए रेप्लिकेट होना होता है। G2 फेज क्या है, G2 फेज वो फेज है जिसमें रेप्लिकेट हुए वाले डीएनए को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी जो G1 फेज में डीएनए था वो इस तरह का था, जैसे आपको ये सेल में नजर आ रहा है ना, इस सेल के इस न्यूक्लियस में, कि ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरवोवन है, फाइन है, थ्रेड्स की शक्ल में है, बहुत थिन है। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं, जीन्स, डीएनए, इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है। G1 फेज की बात कर रहे हैं। लेकिन जब G2 फेज में आ जाएगा ना सेल, तो उसका क्रोमोसोम्स किस, एक तो थिक होना शुरू हो जाते हैं, डेंस होना शुरू हो जाते हैं। डेंस किस तरह से होते हैं, ये ऐसे होते हैं। एक क्रोमोसोम पहले इस तरह से था, और जब वो डेंस होना शुरू होगा तो क्वाइल होना शुरू हो जाएगा। क्वाइलिंग की वजह से एक तो उसकी लेंथ कम होना शुरू हो जाती है और वो थिक भी होना शुरू हो जाता है। तो G2 फेज ये काम करता है। इनका जो टाइम है इन तीनों फेजेस का वो वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर रहा होता है। लेकिन इसके टाइम के बारे में ये कहते हैं कि ये जो एनिमल्स में इसका जो रेंज है, जो एवरेज रेंज है, वो 18 to 24 आवर्स है। 18 to 24 आवर्स में ये इंटरफेस का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। और एक और चीज़ ये कि G1 जो है इसका टाइम ज़्यादा वेरी करता है, क्योंकि G1 में हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहिए होते हैं। और दूसरी ये चीज़ होती है कि G1 हर सेल की ग्रोथ रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी ग्रोथ अलग होती है। ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी वेरी करती है, ऑर्गन टू ऑर्गन भी वेरी करती है। तो इसी वजह से G1 फेज जो है वो वेरी कर रहा होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो S फेज है और G2 फेज है उसमें हमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर इस तरह से नहीं चाहिए होता, टेम्परेचर। तो इसी वजह से S और G2 फेज एक कांस्टेंट रेट पे हो जाता है, रिलेटिवली कांस्टेंट, अक्सर एक कांस्टेंट रेट में हो रहा होता है। ये तो थी सेल डिवीजन से पहले का स्टेज, इंटरफेस। अब हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस को। माइटोसिस एक सेल डिवीजन है, ऐसी सेल डिवीजन जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स में होती है। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक जर्म सेल्स होते हैं और एक सोमैटिक सेल्स होते हैं। तो जो डिवीजन सोमैटिक सेल्स के लिए होती है वो माइटोसिस कहलाती है। माइटोसिस में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल्स दो डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, और इस तरह से डिवाइड करता है कि क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे। इसके अलावा ये दोनों क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल खाली कॉपी होगा और रेप्लिकेट करेगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सो माइटोसिस का जो पहला फेज है उसे हम प्रोफेज कहते हैं। प्रोफेज में क्या होता है कि जो डीएनए या जो क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे पास होता है, एक डेंस क्रोमेटिन नेटवर्क होता है और इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंटरफेस को पढ़ते हुए। तो उस क्रोमेटिन नेटवर्क को सबसे पहले तो ये स्प्लिट कर जाते हैं क्रोमोसोम्स की शक्ल में। ये क्रोमोसोम्स अभी भी थिन हैं, लॉन्ग हैं और थिन हैं। अब क्या हो जाएगा, यही कॉइलिंग, इस तरह से इनकी ये कॉइल अब होना शुरू हो जाएंगे और थिक हो जाएंगे, और एट लास्ट ये इनकी जो मैक्सिमम शॉर्टनिंग कह लें कि मैक्सिमम शॉर्टनिंग हो जाती है, मैक्सिमम ये मिनिमाइज हो जाते हैं, बिल्कुल अपने साइज से बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, और जितना मिनिमाइज हो सकते हैं ये होते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स किस तरह के होते हैं, लाइक दिस। ये दो क्रोमेटिड्स हैं और ये मिला के एक क्रोमोसोम बनाएगा। ये एक पॉइंट पर अटैच है जिसे हम क्या कहते हैं,
सेंट्रोमीर। और ये है एक क्रोमोसोम हमारे पास। ये क्रोमोसोम आप देख सकते हैं, ये जो कंडीशन है ये इस वक्त प्रोफेज की कंडीशन है, जिसमें क्रोमोसोम्स 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्म में मौजूद हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब प्रोफेज स्टार्ट होता है उस वक्त ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं कि न्यूक्लियस में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे न्यूक्लियस में, यानी कि किसी एक जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं होते। लेकिन जैसे ही प्रोफेज ख़त्म होने लगता है ये प्रोफेज, तो फिर ये सेंटर को छोड़ देते हैं कि सेंटर पोजीशन एम्प्टी हो जाती है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ जो होती है प्रोफेज में वो होता है स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होती है, ये प्लांट डिफरेंट प्लांट सेल्स में, डिफरेंट एनिमल सेल्स में डिफर कर रही होती है, लेकिन एक मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस के करीब 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं, पैरेलल अरेंज होते हैं इस तरह से, और ये माइक्रोफाइबर से बने होते हैं। अब जब सेल डिवीजन ये स्टार्ट हो जाती है, यानी प्रोफेज चल रहा है, प्रोफेज के एंड पे एट द लेट प्रोफेज क्या होता है कि ये 2 जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, और इससे क्या फाइबर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। ये फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जनरेट होंगे। 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। पहले कहलाते हैं कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, जो कि एक पोल से लेके दूसरे पोल तक जा रहे होते हैं। दूसरी तरह के फाइबर होते हैं हाफ और डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर, जो कि सिर्फ एक पोल से लेके इक्वेटर तक होते हैं। और तीसरी तरह के होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, जो कि इक्वेटर पर ही रेडिएट कर रहे होते हैं, और ये पोल पर रेडिएट कर रहे होते हैं, और ये इक्वेटर तक भी नहीं पहुंचते। तो ये होगा हमारा फेज कौन सा, प्रोफेज। अब जो दूसरा फेज है हम उसे, प्रोफेज जो है ये यहाँ तक था खाली। अब जो मेटाफेज है वो ये वाला फेज है, 3rd नंबर वाला, इसमें ये मेटाफेज वाली कंडीशन आ जाती है। मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को इस इक्वेटर पर अरेंज करना शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे पहुँच चुके, अब ये अपने आप को क्या करेंगे, इक्वेटर पर अरेंज कर देंगे। किस तरह से अरेंज करेंगे, अभी तक ये फिलहाल सिस्टर क्रोमेटिड्स कंबाइन है दूसरे से, क्रोमोसोम स्प्लिट नहीं हुए 2 पार्ट में, और ये अपने सेंट्रोमीर में जो प्रोटीन मौजूद है काइनेटोकोर, उसकी मदद से अपने आप को ये इस फाइबर से अटैच कर लेते हैं। इस फेज को हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं। अब जब मेटाफेज एंड होना शुरू होगा उस टाइम पर ये सेंट्रोमीर है ये डिवाइड हो जाएगा, और 2 क्रोमेटिड्स जो हैं एक दूसरे से यहाँ पे आके ये 2 क्रोमेटिड्स एक दूसरे सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। और किस तरह मूव करते हैं, ये जो काइनेटोकोर है इससे अटैच्ड ये फाइबर्स उन्हें इक्वेटर से पोल्स की तरफ लेके जाना शुरू कर देते हैं, उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। और ये आप देख सकते हैं इनके नंबर बराबर हैं, जैसे कि नंबर एक्चुअल नंबर नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए यही है कि इनकी ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं उस साइड पर। और दूसरी बात यह है कि ये जो डिवीज़न होती है इसमें न्यूक्लियस भी जो है एक नॉर्मल माइटोटिक डिवीज़न होती है, कैरियोकाइनेसिस, उसमें जो न्यूक्लियस है उसका साइज भी सेम होता है। अब ये यहाँ पर आके क्या हो जाता है, मेटाफेज कंप्लीट हो जाएगा, और एनाफेज में क्या होगा, ये काम एनाफेज, ये 6 नंबर वाली जो डायग्राम है ये एनाफेज को रिप्रेजेंट कर रही है। एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं वो अपने पोल्स पर पहुंच चुके हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी है, और इसके अलावा
इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ये ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाते हैं। और जो लास्ट वाला फेज़ है टीलोफेज, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, एक चीज़ में पॉइंट आउट करनी थी, वो ये थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रोफेज के दौरान, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेट प्रोफेज में, यानी कि जब स्पिंडल फाइबर बन रहे होंगे तो क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनने से पहले न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाते हैं। और अब जब ये टीलोफेज में आके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से फॉर्म हो जाती है और न्यूक्लियोलस भी फॉर्म हो जाता है। इस तरह से न्यूक्लियर डिवीजन इस फेज में आके कंप्लीट हो जाती है। न्यूक्लियर डिवीजन की जैसी कंप्लीट होती है, इसको जो हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। इस डिवीजन के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस हो रही है यहाँ पे, आपको उस पर स्लाइड में भी और स्लाइड में भी कि आपको जो ये उस डायग्राम में भी ये जो रिस्ट्रिक्शन आपको नज़र आ रही है, ये टेंशन जो डेवलप हो रहा है, ये आउटसाइड टू इनसाइड होता है। और यही टेंशन जो होता है वो रिजल्ट करता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाता है और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पर पहुँच के क्या होता है कि माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है, जब 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए हैं। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि माइटोसिस डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन किस तरह से यूजफुल होती है एक ऑर्गेनिज्म के लिए। माइटोटिक डिवीजन का एक काम ये है कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म जब तक फॉर्म नहीं हो जाती, तब तक जो डिवीजन हो रहा है वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। एक ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्या चीज़ है कि हमारी बॉडी में वियर एंड टियर होता रहता है, यानी कि हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो डेड उनकी डेथ कॉज हो जाती है। तो डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए हमें नए सेल्स की ज़रूरत होती है, जिसमें ये माइटोसिस का प्रोसेस होना एक रेगुलर रेट पर बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, वो भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उनकी फॉर्मेशन के लिए भी माइटोसिस का प्रोसेस ज़रूरी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी पार्ट्स में कभी कोई इंजरी हो जाती है, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो वही स्किन का पार्ट, आपके नेल्स कह लें, तो वो आपको दिखेगा कि विद इन डेज दोबारा से ग्रो हो जाता है। तो ये भी माइटोसिस की वजह से है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपके जो एम्ब्रियो में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है, जिस तरह की अरेंजमेंट मौजूद है, जो भी जीन्स हैं उसकी इक्वल अमाउंट को और सेम अमाउंट को बॉडी के हर सेल में पहुंचाने का काम यही माइटोसिस डिवीजन करती है, माइटोटिक डिवीजन करती है। तो ये तमाम फ़ायदे हैं माइटोसिस के। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी क्यूरीज भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जज़ाकल्लाह।